फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में विज्ञान कक्षा 10वीं अध्याय 3 के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे। एक एक करके सारे उत्तर बताऊंगा, तो पूरा वीडियो आपको ध्यान से देखना है। इसके पहले मैंने प्रकाश का परावर्तन पाठ के सारे ऑब्जेक्टिव करवाए थे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। आप लोग प्रत्येक उत्तर का कमेंट करिए उत्तर को, ठीक है, ताकि मुझे पता चल सके आपकी तैयारी कितनी बेहतर है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे आता है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्रायः धातुओं द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विद्युत संचालन, ध्वनिक प्रकृति, चमकहीनता, तन्यता। कौन सा गुण धातुओं द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता है? तो चमकहीनता। एक क्वेश्चन आपका दो तरीके से बनता है। एक कहता है कौन सा गुण प्रदर्शित किया जाता है, तो विद्युत संचालन, ध्वनिक प्रकृति, तन्यता, ये सब क्या है, धातु गुण दर्शाती है। और चमकहीनता नहीं दर्शाती है। तो इसमें पूछा प्रदर्शित नहीं करती, तो चमकहीनता हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं। वायु में अधिक समय तक खुला छोड़े जाने पर चांदी की वस्तुएं काली पड़ जाती हैं। निम्नलिखित के बनने के कारण होता है। किस चीज के बनने के कारण होता है? ऑप्शन है आपका सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर ऑक्साइड, सिल्वर सल्फाइड या सिल्वर सल्फाइड। ठीक है, तो सिल्वर ऑक्साइड क्या बन जाएगा आपका? सिल्वर ऑक्साइड के बनने से क्या होता है? तो चांदी की वस्तुएं काली पड़ जाती हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा कि निम्नलिखित में से कौन सी अधातु में चमक होती है? सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आयोडीन। आपको बताना ऐसी कौन सी धातु है जिसमें चमक होती है। तो हो जाएगा आपका आयोडीन। ऑप्शन नंबर द हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आगे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है? निम्नलिखित में से कौन सी धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है? सोडियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम, कॉपर। तो एल्युमिनियम, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? एल्यूमिनियम हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु में पारद अवयव होता है? पीतल, कॉपर, अमलगम या फिर स्टील। तो इसका हो जाएगा आपका अमलगम। क्या हो जाएगा आपका? अमलगम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 6 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी धातु अधातु द्रव है? आपको बताना है कि कौन सी अधातु द्रव है। फ्लोरीन, फास्फोरस, ब्रोमीन या आयोडीन। तो यहाँ पे आपका ब्रोमीन क्या हो जाएगा? आपका ब्रोमीन हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं आगे। जब जल धातु के साथ क्रिया करता है तो कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? जब जल धातु के साथ क्रिया करता है तो कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? तो हाइड्रोजन गैस। ठीक है, आगे बढ़िए। ये तो हो गया है आपका सही विकल्प। आते हैं रिक्त स्थान में। ठीक है, ध्यान से देखिएगा आप लोग। मिश्र धातु का उपयोग विद्युत तारों की परस्पर बिल्डिंग के लिए होता है। कौन सी मिश्र धातु का उपयोग? तो सोल्डर। कौन सा? सोल्डर। सोल्डर। ठीक है, मिश्र धातु का उपयोग है ना। दूसरा देखते हैं, लंबे समय तक आर्द्र वायु में रहने पर लोहे पर भूरे रंग के पत्र की पदार्थ पर चढ़ जाती है, जिसे कहते हैं। तो क्या कहते हैं इसे? जंग। क्या कहते हैं? जंग कहते हैं। जंग। चलिए, वह सूची जिसमें धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है को कहते हैं। क्या कहते हैं? तो सक्रियता श्रेणी। क्या कहते हैं? सक्रियता श्रेणी। सक्रियता। सक्रियता श्रेणी। ठीक है, आगे बढ़िए। दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को कहते हैं।
तो मिश्र धातु कहते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है आपका ये मिश्र धातु। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सही जोड़ी पे आते हैं। तो सभी धातुएं क्या होती हैं? धातु ऑक्साइड का निर्माण। ठीक है, या फिर विद्युत चालक कर दीजिए, सॉरी है ना, क्या कर दीजिए आप लोग, विद्युत चालक कर दीजिएगा। एनोडीकरण तो एल्यूमिनियम। ठीक है, सोडियम तो मिट्टी का तेल। कार्बन अधातु अपरूपता धातु तो धातु ऑक्साइड का निर्माण। ठीक है ना, है ना। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं सत्य असत्य की ओर। आगे बढ़िए। चलिए देखते हैं यहाँ पे आगे। सोडियम, सत्य बताना है। सोडियम अतिक्रियाशील धातु है, सत्य हो जाएगा आपका। दो अधातुओं के समांग मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं, असत्य हो जाएगा। इसमें धातु अधातु दिया है इसलिए सत्य हो जाएगा। ठीक है ना, धातु हो तो सत्य होता, अधातु यहाँ दिया है तो असत्य हो जाएगा। धातुओं के ऑक्साइड प्रायः क्षारीय प्रकृति के होते हैं, सत्य हो जाएगा। स्टेनलेस स्टील में तांबा मिला होता है, असत्य हो जाएगा। अधातुओं के ऑक्साइड प्राय अम्लीय प्रकृति के होते हैं, तो आपका ये सत्य हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, एक शब्द या वाक्य में उत्तर देना है आपको। ठीक है ना, तो किसी धातु को छोड़कर अन्य सभी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। तो किस धातु को छोड़ के? तो आपको पता है ना, पारा होता है ना, पारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न यहाँ पे आपका है कि दो धातुओं के नाम लिखिए जो ठंडे जल के साथ तेजी से अपक्रिया करती हैं। तो आपका एक सोडियम हो जाएगा, पहला क्या हो जाएगा, सोडियम। दूसरा हो जाएगा पोटेशियम, पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर आता है एक्वा रेजिया में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण किस अनुपात में होता है? तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 3:1। क्या आ जाएगा आपका, 3:1। ठीक है ना, क्या हो जाएगा आपका, 3:1 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आयनिक यौगिकों का गलनांक एवं क्वथनांक उच्च क्यों होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, इनके मध्य आयनिक बंधन को तोड़ने के लिए बहुत अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होती है। ठीक है ना, आयनिक यौगिकों का आयनिक बंध तोड़ने के लिए अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होती है, इसलिए इसका गलनांक क्वथनांक उच्च होता है। अगला आता है अमलगम का उदाहरण। क्या आता है आपका, अमलगम का उदाहरण? तो यहाँ पे आपको हो जाएगा डेंटल अमलगम। क्या हो जाएगा, अमलगम उदाहरण डेंटल। अब देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं आपको, तो इसको मैं बता देता हूँ मोस्ट यहाँ। ठीक है ना, तो जैसे अमलगम किसे कहते हैं, असत लेपन क्या है, ठीक है, अपर रूप हो गया। एक्वारेजिया बहुत इंपॉर्टेंट है, संयुक्त संघ महत्व बहुत है। वर्जन किसे कहते हैं? ठीक है ना, इसके बाद आपका आ जाता है संचारण किसे कहते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड। धातु धातु में अंतर जरूर कर लेना आप लोग को। ठीक है, फिर यहाँ से आप देख सकते हैं क्वेश्चन हैं आपके। ठीक है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट आपको हो जाता है, एक यौगिक वाला। यहाँ से ना इनको इनको अच्छे से कर लेना। ठीक है, इसी तरीके से वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसके बाद अगले पार्ट का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव को जरूर मिलेगा आपको।